इंग्लिश लर्निंग कोर्स। इस कोर्स को डिजाइन किया गया है स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें इंग्लिश में जीरो नॉलेज है, जो इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं जानते। और ये कोर्स बेस्ड है सिर्फ और सिर्फ 3 डेज पर, डे 1, डे 2 एंड डे 3। और अगर आप एक अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं, आपको हमेशा इन 3 स्टेप को फॉलो करना होगा। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले जुमले बनाने सीखने होंगे। अगर आपकी नेटिव टंग उर्दू है तो आपको उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू जुमले बनाना आते हो। सबसे पहले आपको ये सीखना होगा। जब आपने स्टेप नंबर 1 यानी कि जुमले बनाना सीख लिए, तो स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना होगा? आपको अपनी वोकैबुलरी को इनहेंस करना होगा। आपको इंग्लिश के अल्फाजों को याद करना होगा। लेट्स सपोज अगर मैं एक जुमला देता हूँ कि मैं दिन में 2 दफा दांत साफ करता हूँ, तो आप जुमला बनाना तो जानते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश में पता नहीं है कि दांत साफ करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो जुमला बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप जानते होंगे दांत साफ करने को इंग्लिश में कहते हैं ब्रश, सो यू कैन इजीली मेक द सेंटेंस आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। तो स्टेप नंबर 2 में इंग्लिश की वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। जो थर्ड स्टेप है, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें यह है कि आपकी प्रैक्टिस। वो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 की मदद से आपने स्टेप नंबर 3 में आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप चीजों को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, वो आपके लिए आसानी होगा और उसके अलावा उसमें टाइम भी कम लग सकता है। इन 3 दिन में आपको ये सिखाया जाएगा कि आप उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू, इस तरह इंग्लिश में कैसे जुमले बना सकते हैं। और इस कोर्स में 0 से लेकर एडवांस यानी कि प्रो लेवल तक सब कुछ बताया जाएगा। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इन 3 दिन के वीडियो क्लासेस लेने के बाद बने बनाए जुमलों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिस तरह कहते हैं ना, इधर आ जाओ, कम हियर, वहां जाओ, गो देयर, मुझे देखो, लुक एट मी, इस तरह जुमलों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बल्कि इस जैसे और इससे कहीं बेहतर आप जुमले खुद से बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको भी मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आपने इन 3 दिन के वीडियो लेसन को बिल्कुल तहम्मुल, तसल्ली के साथ और बिना स्किप किए, कोई चीज आपने मिस नहीं करनी, किसी चीज को आपने स्किप नहीं करना बिल्कुल, क्योंकि ये कोर्स स्टेप बाय स्टेप डिजाइन किया गया है। तो चलिए अल्लाह का नाम लेकर डे 1 का आगाज करते हैं। दोस्तों, आपको ये जो स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा है, सारा सीक्रेट ही है। अगर आपको ये चार्ट समझ आ जाता है तो ना सिर्फ आप उर्दू से इंग्लिश, बल्कि इंग्लिश से उर्दू और एक इंग्लिश में कैसे जुमले बनाते हैं आप आसानी तरीके से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, ये है वो 12 टेंसेस और हमें हर टेंस में 6 जुमले बनाना सीखने होंगे। मसलन 12 टेंसेस में जो सबसे पहला टेंस होता है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट सिंपल। तो आप प्रेजेंट सिंपल में किस तरह 6 जुमले बना सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। आई ड्रिंक वाटर, आई डू नॉट ड्रिंक वाटर, डू आई ड्रिंक वाटर, डू आई नॉट ड्रिंक वाटर, वाई डू आई ड्रिंक वाटर, वाई डू आई नॉट ड्रिंक वाटर। इस तरह हर टेंस के अंदर हमने 6 जुमले बनाना सीखने होंगे। और एक बात याद रखिएगा, अगर आपने हर टेंस में पहला जुमला बनाना सीख लिया तो ये बाकी के 5 जुमले आप खुद ब खुद बना सकते हैं, क्योंकि बाकी के 5 जुमले पहले जुमले से ही बनते हैं। तो सबसे ज्यादा एफर्ट आपकी पहले जुमले के लिए होनी चाहिए। और 12 टेंसेस को सीखने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। जैसा कि आपको अभी बताया कि हमने हर टेंस के अंदर 6 जुमले बनाना सीखने हैं। और आज यानी कि डे 1 में हम पूरे 12 टेंसेस का पहला जुमला बनाना सीखेंगे। लेकिन हर टेंस का पहला जुमला बनाने के लिए आपको इन 5 स्टेप्स को समझना बहुत जरूरी है। तब जाके आप ये स्टेप नंबर 6 यानी कि हर टेंस का पहला जुमला बनाना सीख सकते हैं। 12 टेंसेस को सीखने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है, 12 टेंसेस के नेम्स को याद करना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं 12 टेंसेस को सीखने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1। और इस स्टेप के अंदर आपको बताया जाएगा कि आप किस तरह 12 टेंसेस के नामों को याद कर सकते हैं। 12 टेंसेस के नेम्स को याद करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये 4 अल्फाजों को याद करना है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 अल्फाजों को सिर्फ आप याद करेंगे, इससे आपको पूरे 12 टेंसेस के नेम याद आ जाएंगे। कौन कौन से अल्फाज? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चौथे वाला तीसरे और दूसरे को मिलाकर बना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4 अल्फाज याद हो गए। अब क्या करना है, यहां से आपने प्रेजेंट उठाना है, इन 4 अल्फाजों के शुरू में लगा दें, तो ये बन जाएगा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह इन्हीं 4 अल्फाजों के शुरू में यहां से आप पास्ट उठाएं और सब 4 अल्फाजों के शुरू में लगा दें, तो ये बन जाएगा पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम लाइक इसी तरह इन्हीं 4 अल्फाजों के शुरू में अब यहां से फ्यूचर उठाइए और लगा दीजिए। फ्यूचर बन जाएगा फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपने देखा, ये सिर्फ और सिर्फ हमने ये 4 अल्फाजों को याद किया
और इन्हीं चारों अल्फाजों के शुरू में आपने जब प्रेजेंट प्रेजेंट लगाया, 4 प्रेजेंट के टेंस बन गए, और इन्हीं चारों अल्फाजों के शुरू में जब आपने पास्ट लगाया तो ये 4 पास्ट के टेंस बन गए, और इन्हीं चारों अल्फाजों के शुरू में जब आपने फ्यूचर लगाया तो ये बन गए 4 फ्यूचर के टेंस। तो 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर, 4 4 8 4 12, इस तरह ये 12 टेंसेस बन गए। यहाँ पर 12 टेंसेस, ये टेंसेस का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ से एस को हटाएं तो बनता है टेंस, इसका मतलब होता है जमाना, टाइम, वक्त, समय जिसे कहते हैं। इसके आखिर में एस लगा दिया जाए, ये बन जाएगा प्लूरल बन जाएगा, तो ये इसका मतलब होता है टेंसेस, जमाने। जमाने 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट कहते हैं मौजूदा जमाना जो चल रहा हो, और पास्ट कहते हैं गुजरा हुआ जमाना जो गुजर चुका हो, और फ्यूचर कहते हैं आइंदा आने वाला जमाना जो है, आइंदा जो कुछ होगा वो हमारा फ्यूचर है। तो जमाने 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इस तरह समझे जैसे कि 2025 ये हमारा प्रेजेंट है, ये चल रहा है, और जो गुजर गया वो क्या था? 2024 था, तो 2024 हमारा पास्ट था। इसी तरह 2026 जो आइंदा आएगा वो हमारा फ्यूचर है। तो जमाने 3 है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन आप गौर करें तो आगे प्रेजेंट के हमने 4 टेंस बना दिए, पास्ट के 4 टेंस बना दिए, और फ्यूचर के 4। इस तरह ये 12 टेंसेस। और ऐसा हमने क्यों किया? प्रेजेंट को 4 हिस्सों में क्यों तकसीम किया? अगर आपका सवाल है तो देखिए, ताकि प्रेजेंट अच्छे से समझ आ जाए, पास्ट अच्छे से समझ आ जाए, फ्यूचर अच्छे से। दर हकीकत यहाँ से गेम शुरू है। टेंसेस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आगे प्रेजेंट के 4 हो गए, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट के आगे 4 हो गए सेम, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के भी इसी तरह 4। तो ये हो गया 12 टेंसेस। तो सबसे पहले इन टेंसेस को जो सीखने का जो स्टेप होता है वो इन टेंसेस के नेम्स को याद करना। जब आपने स्टेप नंबर 1 में 12 टेंसेस के नामों को याद कर लिया, अब स्टेप नंबर 2 में आपको सीखना होगा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश में एक जुमला इन 3 अल्फाजों की मदद से बनता है। अब बढ़ते हैं हम स्टेप नंबर 2 की तरफ। 12 टेंसेस में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? हर टेंस के अंदर ये 3 चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। स्पेस ना होने की वजह से मैंने SVO लिख दिया। S से मुराद सब्जेक्ट है, V से वर्ब मुराद है, और O से ऑब्जेक्ट। तो पूरे 12 टेंसेस के अंदर आपको ये 3 चीजें पढ़ने को मिलेंगी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब ये पूरे 12 टेंसेस के अंदर आपको ये 3 चीजें पढ़ने को मिल रही हैं, चलिए इन 3 चीजों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं काम के करने वाले को। एग्जाम्पल में समझिए, जैसे मैं कहता हूं मैं पानी पीता हूं, इस जुमले के अंदर काम को करने वाला, काम क्या है? पीना। पीना एक काम है, काम को करने वाला कौन है? मैं, और मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। तो यहां पर आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कहते हैं काम के करने वाले को। इसी तरह वी आर ईटिंग बिरयानी, हम बिरयानी खा रहे हैं, तो काम के करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। उस जुमले में काम क्या है? खाना। तो खाने वाले कौन है? हम, और हम को इंग्लिश में कहते हैं वी। तो यहां पर वी हो गया सब्जेक्ट, काम के करने वाला जो है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। चलिए एक और एग्जांपल से इसे अच्छे से समझते हैं। इस वीडियो क्लिप में देखिए, वो अंडा तोड़ रही है, तो यहाँ पर काम क्या है? तोड़ना। तो अंडे को तोड़ने वाली कौन है? वो, इंग्लिश में कहते हैं शी। तो यहाँ पर शी सब्जेक्ट है, तो शी इज क्रैकिंग द एग। और एक बात याद रखिएगा, सिर्फ सब्जेक्ट इसे नहीं कहते, काम के करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट की दूसरी डेफिनेशन भी होती है, एनी नाउन दैट इज बीइंग टॉक्ड और डिस्कस। कोई भी नाउन जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। सपोज अगर मैं एक जुमले में कहता हूँ सारा एक ज़हीन लड़की है, अब यहाँ देखिए काम के करने वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? सारा। तो यहाँ पर सारा एक सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट की 2 डेफिनेशन होती हैं। एक डेफिनेशन ही होती है काम के करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, एक जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। सब्जेक्ट समझ आ गया। अब 2 मिनट वर्ब को साइड पे करते हैं, ऑब्जेक्ट समझिए। ऑब्जेक्ट कहते हैं रिसीवर ऑफ एन एक्शन, जिस पर काम किया जा रहा हो। जैसे पहले मैंने एक जुमला आपको दिया था, आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। तो काम क्या था? पीना। तो पीने वाला, काम को करने वाला था, वो सब्जेक्ट था, यानी कि मैं सब्जेक्ट हो गया। जिस पर काम किया जाए, यानी कि किस चीज को पिया जा रहा है, सादा अल्फाजों में कहें किस चीज को पिया जा रहा है? पानी को, पानी ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह वी आर ईटिंग बिरयानी, हम बिरयानी खा रहे हैं, तो काम को करने वाले कौन थे? हम तो सब्जेक्ट हो गया। किस चीज को खाया जा रहा है? बिरयानी, बिरयानी हो गया ऑब्जेक्ट। इसी तरह मैंने आपको तीसरे जुमले की एग्जाम्पल दी थी, शी इज क्रैकिंग द एग, वो अंडा तोड़ रही है, वो हो गया सब्जेक्ट। और किस चीज को तोड़ा जा रहा है? अंडे को, अंडा हो गया ऑब्जेक्ट। जब आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझ आ गया, अब चलें वर्ब किसे कहते हैं। तो वर्ब कहते हैं काम को। वर्ब का मतलब क्या होता है? काम। तो अगर गौर करें इन्हीं तीनों जुमलों पर मैं आपको समझाता हूँ। वर्ब भी पहले वाले जुमले में था
मैं पानी पीता हूँ। काम को करने वाला सब्जेक्ट, किस चीज को पी रहा था, पानी हो गया, ऑब्जेक्ट था, मैं सब्जेक्ट हो गया। काम क्या था, पीना, तो काम ही को तो वर्ब कहते हैं, तो यहाँ पर पीना एक वर्ब है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको जुमला दिया था, वी आर ईटिंग बिरयानी, हम बिरयानी खा रहे हैं। काम को करने वाले कौन थे, खाने वाले कौन थे बिरयानी को, हम, वो तो सब्जेक्ट हो गया। किस चीज को खाया जा रहा था, बिरयानी को खाया जा रहा था, वो हो गई ऑब्जेक्ट। लेकिन जुमले में काम क्या हो रहा था, खाना, तो खाना हमारा यहाँ पर वर्ब है। पीना, खाना, ये वर्ब था। इसी तरह तीसरे जुमले में अगर गौर करें, वो अंडा तोड़ रही है, वो हो गया सब्जेक्ट। और किस चीज को तोड़ा जा रहा है, अंडे को, अंडा हो गया ऑब्जेक्ट। जुमले के अंदर मेन काम क्या हो रहा था, तोड़ना, तो काम को बेसिकली कहते हैं वर्ब। तो तोड़ना एक वर्ब है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। आई होप कि आपको ये तीनों चीजें समझ आ गई होंगी। एक इंग्लिश में जुमला किस तरीके से बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये इंग्लिश के सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है। इंग्लिश में आप किस तरह जुमला बना सकते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो वर्ब इन तीनों चीजों में से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जुमला सब्जेक्ट के बिना भी बन सकता है, जुमला ऑब्जेक्ट के बिना भी बन सकता है, लेकिन जुमला याद रखिएगा वर्ब के बिना नहीं बन सकता। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इन तीनों चीजों में वो है वर्ब। वर्ब की आगे दो किस्में होती हैं, एक्शन वर्ब, स्टेट वर्ब। एक्शन वर्ब किसे कहते हैं, जिस वर्ब के अंदर कोई हरकत पाई जाए, कोई मूवमेंट पाई जाए, उसे कहते हैं हम एक्शन वर्ब। और जिसके अंदर कोई हरकत ना पाई जाए, कोई मूवमेंट नहीं पाई जाए, उसे हम कहते हैं स्टेट वर्ब। जैसे ड्रिंक एक वर्ब है, इसका मतलब होता है पीना। अब बताइए ये एक्शन वर्ब है, स्टेट वर्ब है? ये एक्शन वर्ब है, क्योंकि जब आप पानी पीते हो, आपका माउथ एरिया, आपका थ्रोट, सब में मूवमेंट पाई जाती है, जिसमें हरकत पाई जाए वो एक्शन वर्ब कहलाता है। तो ये एक्शन वर्ब है। इसी तरह ईट एक वर्ब, इसका मतलब होता है खाना, ये एक्शन वर्ब है, जब आप खाते हो मूवमेंट होती है। इसी तरह रन एक वर्ब, इसका मतलब होता है दौड़ना, ये भी एक एक्शन वर्ब है, क्योंकि जब आप भागते हो पूरी बॉडी में हरकत होती है, एक्शन वर्ब है। अब स्टेट वर्ब की एग्जांपल देखिए, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड एक वर्ब है, इसका मतलब होता है समझना, लेकिन ये एक एक्शन वर्ब नहीं है, ये एक स्टेट वर्ब है। इसी तरह थिंक, ये एक्शन वर्ब है, स्टेट है, ये स्टेट वर्ब है, क्योंकि जब आप सोचते हो तो कोई दिमाग आपका हिलता नहीं है, ठीक है, तो ये स्टेट वर्ब है। जितने भी वर्ब्स जिनका ताल्लुक मेंटल से हो, वो स्टेट वर्ब्स कहलाते हैं। देखना, सुनना, माफी मांगना, माफ करना, शक करना, ये सारे स्टेट वर्ब्स कहलाते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। वर्ब कहते हैं काम को। वर्ब की आगे दो किस्में होती हैं, एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब। जब आपने स्टेप नंबर 2 सीख लिया, अब बढ़ते हैं हम स्टेप नंबर 3 की तरफ। और स्टेप नंबर 3 है कि वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। जैसे ड्रिंक एक वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ड्रिंक की सेकंड फॉर्म होती है ड्रैंक, थर्ड फॉर्म ड्रिंक की होती है ड्रंक, और फोर्थ फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आप आईएनजी लगा देंगे, वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगा ड्रिंकिंग। इसी तरह देखिए, ईट एक वर्ब है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, थर्ड फॉर्म होती है ईटन, और फोर्थ फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगा दें तो ईट से बन जाएगा ईटिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म भी कह सकते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म को आप पास्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को आप पास्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं, आईएनजी फॉर्म भी कह सकते हैं। इस तरह की आपको बेशुमार वर्ब की फॉर्म्स दी जाएंगी, लेकिन इस वक्त आपने स्टेप नंबर 3 में ये याद रखना है कि वर्ब की बस 4 फॉर्म्स होती हैं। जब आपने स्टेप नंबर 3 में वर्ब की 4 फॉर्म्स के बारे में सीख लिया, अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। और इस स्टेप में आपको बताया जाएगा कि वर्ब की 4 फॉर्म की तकसीम पूरे 12 टेंसेस में किस तरह की जाती है। अगर आप सिंपल के साथ ये 3 लफ्ज जोड़ देंगे ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो ये सिंपल के 3 टेंस बन जाते हैं। गौर कीजिएगा, सिंपल के कितने टेंस हैं? 3, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। दूसरा वर्ड है कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस के भी 3 है। आप शुरू में प्रेजेंट लगा दे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इसी तरह परफेक्ट के भी 3 टेंस होते हैं। शुरू में प्रेजेंट लगा दे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इसी तरह परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के भी 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये जो सिंपल है, इसके 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, सिंपल का पहला वाला टेंस और जो तीसरा वाला टेंस है फ्यूचर सिंपल, इन दोनों टेंसेस के अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और ये जो सिंपल का दूसरा टेंस है पास्ट सिंपल, इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ पास्ट सिंपल का पहला जो जुमला होता है ना, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। बाकी सारे जुमलों में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। और क्यों फर्स्ट फॉर्म, सारी मैं आपको रीजंस बताऊंगा। बस इस वक्त आपने याद रखना है, पास्ट सिंपल में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और फ्यूचर सिंपल में फर्स्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म, ये जो परफेक्ट है ना, परफेक्ट के तीनों टेंस के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट
एंड फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट के तीनों टेंसेस के अंदर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और बची बाकी आखिरी फॉर्म वो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कॉन्टिन्यूस के 3 टेंस और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के 3 टेंसेस, 3 कॉन्टिन्यूस के 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के, इन 6 टेंसेस के अंदर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन के अंदर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जहां ये वर्ड कंटिन्यूअस आएगा वहां पर आपको आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करनी होगी। अब मेरा आपसे सवाल है, कितने ऐसे टेंसेस हैं जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं? हैव अ गेस। 2 ऐसे टेंस हैं, प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। ये 2 टेंस में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और पूरे 12 टेंसेस में कितने ऐसे टेंस हैं जिनमें आप वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ एक टेंस है, वो है पास्ट सिंपल। अब मुझे बताइए कितने ऐसे टेंस हैं जिनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं? वो है परफेक्ट के तीनों टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। बस। अच्छा, अब मुझे बताइए वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन से टेंसेस में और कितने टेंसेस हैं जिनमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं? 6 टेंसेस हैं। कॉन्टिन्यूस के 3 टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के 3 टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये 6 ऐसे टेंसेस जिनमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जब आपने स्टेप नंबर 4 सीख लिया, अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ। इस स्टेप पे आपको हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बताया जाएगा। इन पूरे 12 टेंसेस में हर टेंस का अपना एक हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? ये आपके सामने जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सारे 12 टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि हमने तकसीम करने हैं टेंसेस में कि प्रेजेंट सिंपल में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, पास्ट सिंपल में कौन सा आता है, फ्यूचर सिंपल में कौन सा लगता है। हेल्पिंग वर्ब्स इस तरह के अल्फाज होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब्स क्यों एक जुमले के अंदर लाए जाते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स बताते हैं ये काम किस जमाने में हो रहा है। जैसे कि आई एम टीचिंग टेंसेस, मैं टेंसेस सिखा रहा हूं, तो यहाँ पर एम हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर टीचिंग एक काम है, वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है कि काम किस जमाने में हो रहा है वो बताएगा। काम प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में। तो ये टेंसेस सिखाए जा रहे हैं किस जमाने में? एम प्रेजेंट के लिए आता है, तो बताया ये जा रहा है ये टेंसेस प्रेजेंट में सिखाए जा रहे हैं। अब आ जाइए पूरे 12 टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब की तकसीम करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमेशा ये सब्जेक्ट के बाद आते हैं, वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद। ये है बिल्कुल एग्जैक्ट जगह जहां पर आपको हर टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगे। शुरू में बताया था हमने हर टेंस के अंदर 6 जुमले बनाने हैं। अभी हम पहला जुमला बनाना सीख रहे हैं और पूरे 12 टेंसेस के आपको अगर पहले जुमले बनाने आ गए, आप खुद से हर टेंस के अंदर 6 जुमले बनाएंगे। ये याद रखिएगा, पहले जुमले को कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव एक ऐसे जुमले को कहते हैं जिसमें ना तो सवाल हो ना इनकार हो। जैसे कि मैं पानी पीता हूँ, मैं सोता हूँ और इसके अलावा मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो ये सारे वो जुमले हैं जिसे हम कहते हैं अफर्मेटिव। और भी नाम है, जैसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, लेकिन आप अफर्मेटिव याद रखिए। बाकी के जुमलों को क्या कहते हैं वो डे 2 में इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। इस वक्त ये याद रखिए 12 ऐसे टेंसेस, उनमें सिर्फ 2 ऐसे टेंसेस हैं जिनमें हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो है प्रेजेंट सिंपल और ये सेकंड वाला पास्ट सिंपल। इन 2 में अफर्मेटिव के जुमले में हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। इनके फॉर्मूले कंप्लीट हैं। सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जुमला कंप्लीट है। इसी तरह पास में सब्जेक्ट के बाद हम अब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। अफर्मेटिव में नहीं लगता, बाकी के जुमले बनेंगे तो इन दोनों टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब आएंगे, लेकिन अफर्मेटिव में इन 2 टेंस में जरूरत नहीं होती है हेल्पिंग वर्ब लगाने की। आप फ्यूचर सिंपल में देखिए, फ्यूचर सिंपल का जो हेल्पिंग वर्ब है वो होता है विल। वो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? विल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो आते हैं 3 हेल्पिंग वर्ब आएंगे, इज, एम, आर। ये 3 हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के। हर टेंस के हेल्पिंग वर्ब आपको पता होने चाहिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब कितने इस्तेमाल होते हैं? 3, इज, एम, आर। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। अब फॉर्मूला बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, सब्जेक्ट इज, एम, आर, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूस में अगर गौर करें तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में 2 हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, वॉज वर, सब्जेक्ट, वॉज वर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जुमला कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस का तीसरा जो टेंस है उस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? विल बी, सब्जेक्ट, विल बी, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब्स कहां पर आते हैं? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। आप गौर कर रहे हैं, सब टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे हैं सिवाय इन 2 के छोड़ के। अब आ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? 2 होते हैं, हैव या फिर हैज। तो सब्जेक्ट हैव या फिर हैज, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट का कंप्लीट हो गया। इसी तरह पास्ट परफेक्ट में देखें, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? सब्जेक्ट हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट का क्या होता है? हैड। फ्यूचर परफेक्ट का क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव, सब्जेक्ट विल हैव,
थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह अब आ जाइए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के जो 3 टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इन तीनों टेंसेस के भी हेल्पिंग वर्ब्स वही हैं जो परफेक्ट के हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या हेल्पिंग वर्ब था? हैव हैज था। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का भी हेल्पिंग वर्ब हैव हैज ही होता है, बस इसके साथ आप लोगों ने बिन लगा देना है। इससे बीन कहें या फिर बिन कहें, आपकी मर्जी है। तो हैव बिन, हैज बिन, देखिए हेल्पिंग वर्ब वही था, बस मैंने बिन लगा दिया है। इसमें भी 2 हेल्पिंग वर्ब है, हैव बिन और हैज बिन। यहाँ प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या था? हैड था। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ बिन लगा दें तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैड बिन। इसका फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या था? विल हैव। यहाँ जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का आगे बिन लगा दीजिए, विल हैव बिन। इस तरह ये सारे टेंसेस के आपको हेल्पिंग वर्ब्स पता चल गए। जब आपने स्टेप नंबर 5 सीख लिया, अब बढ़ते हैं हम स्टेप नंबर 6 की तरफ, जो कि है हर टेंस का पहला जुमला बनाना सीखेंगे। और डे 1 का असल मकसद यही है कि हमने हर टेंस का पहला जुमला बनाना सीखना है। लेकिन आपको बताया गया था हर टेंस का पहला जुमला बनाने के लिए आपको इन 5 स्टेप्स को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको टेंसेस के नेम्स का बताया गया, फिर एक इंग्लिश में जुमला किस तरह बनता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर आपको बताया गया सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। स्टेप नंबर 3 में आपको बताया गया कि वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं, और स्टेप नंबर 4 में उन्हीं वर्ब की 4 फॉर्म्स को पूरे 12 टेंसेस के अंदर तकसीम करना बताया गया। कौन से टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कौन से टेंसेस हैं जिनमें सेकंड फॉर्म आती है, कौन से ऐसे टेंसेस हैं जिनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म्स इस्तेमाल होती हैं, और कौन से ऐसे टेंसेस हैं जिनमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म्स आती हैं। और स्टेप नंबर 5 में आपको बताया गया कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स क्यों आते हैं। हर टेंस का अपना हेल्पिंग वर्ब होता है। तो और 2 ऐसे टेंसेस हैं, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, जिनके अफर्मेटिव के जुमले में हम हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं करते। जब आपको ये सारी चीजें पता चल गई, अब स्टेप नंबर 6 के लिए आप तैयार हैं, और अब हर टेंस का पहला जुमला बनाने के लिए आपको आसानी होगी। तो बढ़ते हैं स्टेप नंबर 6 की तरफ। अब प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला क्या बन गया? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। देखो, और सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? सब्जेक्ट ये सब हो सकते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, या किसी एक बंदे का नाम, किसी सिंगुलर पर्सन का नाम होगा, जैसे कि अली एक शख्स का नाम हो सकता है सब्जेक्ट, या किसी 2 शख्स का 2 से ज्यादा हो, प्लूरल नेम हो सकते हैं। ठीक, तो सब्जेक्ट ये हो सकते हैं। फिलहाल इन सब्जेक्ट में से मैं सिर्फ उठा रहा हूं आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम, दे का मतलब होता है वो, ज्यादा लोग। जैसे वो लोग खाना खा रहे हैं, मतलब एक बंदे की बात नहीं हो रही है। अगर वो खाना खा रहा है, अगर वो एक लड़का है तो उसके लिए हम ही का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। वो खाना खा रही है, वो से मुराद अगर वो एक लड़की है तो शी बोलेंगे। वो लोग खाना खा रहे हैं, ज्यादा हैं, एक से ज्यादा हैं, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां हैं, तो हम दे का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दे आर ईटिंग फूड। और इसके अलावा इट बेजान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सब्जेक्ट ये हो सकता है। अब मैं सब्जेक्ट की जगह यहाँ से उठाता हूँ आई, तो प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट हो गया आई, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ मैंने लिख दिया ड्रिंक, आई ड्रिंक, और ऑब्जेक्ट आ गया वाटर। ये बन गया प्रेजेंट सिंपल में, आपने जुमला बना दिया। देखें, व्हाट इज आई हियर? आई इज अ सब्जेक्ट, एंड व्हाट इज ड्रिंक हियर? ड्रिंक इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड व्हाट इज वाटर हियर? वाटर इज ऑब्जेक्ट। ये किसका फॉर्मूला है? प्रेजेंट सिंपल का। अब आई ड्रिंक वाटर, ये प्रेजेंट सिंपल है। इसी जुमले को आप पास्ट सिंपल के अंदर कैसे बनाएंगे? आ जाइए, सब्जेक्ट हो गया आई, और यहाँ पर ये तो ड्रिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, और पास्ट सिंपल में कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है? सेकंड। तो ड्रिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ड्रैंक। तो यहां बनाएंगे हम ड्रैंक, आई ड्रैंक वाटर। इसी जुमले को फ्यूचर सिंपल में लेके जाइए, तो सब्जेक्ट की जगह मैं आई लिख दूंगा, और आई के बाद कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? विल। एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो सारे सब्जेक्ट के साथ विल ही लगेगा। आई विल, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? ड्रिंक। फर्स्ट, आई विल ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रैंक वाटर, और फ्यूचर सिंपल में आई विल ड्रिंक वाटर। इसी जुमले को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लेके जाते हैं। चलें, आई, अब यहां पर 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये बात बहुत गौर से समझिएगा। एक हेल्पिंग वर्ब है, मसला ही नहीं है, सारे सब्जेक्ट के साथ आप जिस तरह यहाँ पर विल एक हेल्पिंग वर्ब था ना, तो जितने सब्जेक्ट है उनके साथ सबके साथ विल लगेगा, ही विल, शी विल, इट विल। लेकिन जहाँ हेल्पिंग वर्ब्स 3 हो, फिर गौर करना होता है कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ये समझना जरूरी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, एम, आर। तो इज किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा? ही, शी, इट, और किसी एक इंसान का नाम हो, जैसे कि सारा हो गई, कोई भी नाम, एक बंदे का नाम। तो आप इन जब सब्जेक्ट ये हों तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? उसके साथ इज लगाओगे। तो ही इज, शी इज, इट इज, अली इज,
अब आर किसके साथ लगेगा? जब आपका सब्जेक्ट क्या हो? वी, यू और दे और प्लूरल नेम, यानी कि एक से जब जायद नाम होंगे, वी आर, यू आर, दे आर, अली एंड सारा आर। और ये बचा एम। एम तब लगेगा जब आपके पास सब्जेक्ट आई हो, ठीक है, आई एम। और मैंने यहाँ पर इस वक्त सब्जेक्ट क्या लिया हुआ है? आई। तो आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? एम। ना इज होगा ना आर होगा, तो आई एम। तो यहाँ पर ड्रिंक की कौन सी फॉर्म आएगी? फोर्थ फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दे, ड्रिंकिंग। आई एम ड्रिंकिंग वाटर। ये जुमला आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी बना दिया। इसी तरह इसी जुमले को आप लिखें पास्ट कॉन्टिन्यूस में, कैसे बनाएंगे? आई। अब यहाँ पर देखिए दो हेल्पिंग वर्ब है। अब देखें कौन से सब्जेक्ट के साथ वॉज लगेगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ वर्ड लगेगा। सब्जेक्ट ये होते हैं, तो ये देखिएगा ही, शी, इट और आई। और किसी भी एक इंसान का जब नाम होगा तो आप इसके साथ वॉज इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? वॉज इस्तेमाल करेंगे। ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, अली वॉज। लेकिन वर किसके साथ इस्तेमाल होगा? वर जब आपका सब्जेक्ट होगा वी, यू, दे और प्लूरल नेम, एक से ज्यादा नाम होंगे तो वर बोलेंगे। वी वर, यू वर, दे वर, अली एंड सारा वर। लेकिन मेरे पास यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई है, तो आई के साथ वॉज लगेगा, वर वॉज लगेगा। तो मैं बोलूंगा आई वॉज, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी ड्रिंकिंग। आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर। ठीक हो गया, आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर। अब यहाँ देखिए इसी जुमले को अगर मैंने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में बनाना है तो सब्जेक्ट तो आई हो गया। अब यहाँ देखिए ये एक ही हेल्पिंग वर्ब है, विल बी अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि विल अलग है और बी अलग है, नहीं, विल बी एक ही हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ सारे सब्जेक्ट के साथ ही विल बी, शी विल बी, इट विल बी, आई विल बी, अली विल बी, सारे सब्जेक्ट के साथ अपने विल बी लगाना है। तो आई विल बी ड्रिंकिंग वाटर। ये आपने कॉन्टिन्यूस में भी जुमले बना दिए। इसी जुमले को अगर मैं चलता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट में बनाता हूँ तो यहाँ कैसे बनेगा? आई हैव। अब ये देखिए इसके प्रेजेंट परफेक्ट में भी दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हैव या फिर हैज। तो यहाँ पर देखने अब कौन से सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा। ही, शी, इट और सिंगुलर नेम हो तो इनके साथ हैज लगता है। जब आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम हो तो उनके साथ हम हैव इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? आई है, तो आई के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। तो मैं बोलूंगा आई हैव। लेकिन यहाँ देखें प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी वर्ब की फॉर्म से इस्तेमाल होती है? थर्ड। तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक। आई हैव ड्रंक वाटर। बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट में भी जुमला बन गया। इसी तरह इसी जुमले को पास्ट परफेक्ट में लेके जाए, आई। अब इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, सारे सब्जेक्ट से साथ सब हैड लगेगा तो जुमला बनेगा आई हैड ड्रंक वाटर। क्या जुमला बनेगा? आई हैड ड्रंक वाटर। हैड आई के बाद हैड और ये हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट में क्या होती है? हैड। थर्ड फॉर्म ड्रंक वाटर। इसी जुमले को फ्यूचर परफेक्ट में लेके जाइए, आई विल हैव ड्रंक वाटर। ये भी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, विल अलग नहीं, हैव अलग नहीं, ये एक ही हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव। तो सारे सब्जेक्ट के साथ विल हैव लगेगा। He will have, she will have, they will have, I will have। ठीक है, तो I will have थर्ड फॉर्म आ गई ड्रंक वाटर। I will have drunk water। इसी जुमले को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कैसे लेके जाएं? अब ये देखिए यहाँ पर भी दो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मैं बता चुका हूँ हैव किसके साथ लगेगा, हैज किसके साथ लगेगा। I के साथ हैव लगता है तो मैं बोलूंगा I have been ड्रिंकिंग वाटर। वर्ब की फोर्थ फॉर्म ड्रिंकिंग वाटर। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में I had been, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ड्रिंकिंग वाटर। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में I will have been drinking water। तो आपने देखा इस तरह आपने पूरे 12 टेंसेस का एक एक जुमला बनाना सीख लिए। बात याद रखिएगा ये 12 टेंस का जो पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल, अभी इसमें एक बात बताना बाकी है जो कि बहुत खास है। प्रेजेंट सिंपल को छोड़कर बाकी के ये 11 टेंसेस के आपने पहले पहले जुमले बनाना सीख लिए हैं। इन प्रेजेंट सिंपल में अभी एक बात बताना बाकी है, वो ये कि प्रेजेंट सिंपल में एक कायदा लगता है जिसे हम स्पेलिंग रूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेलिंग रूल्स। और इस कायदे की 3 शर्तें हैं। पहली शर्त कि ये 12 टेंस में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में ये कायदा लगता है, इसके अलावा प्रेजेंट सिंपल के अलावा ये कायदा किसी दूसरे टेंस में ये कायदा नहीं लगता। पहली शर्त। और दूसरी शर्त, जैसे कि आपको बताया गया था कि हमने हर टेंस के अंदर 6 जुमले बनाने हैं, तो प्रेजेंट सिंपल के 6 जुमलों में से पहले वाले जुमले में ये कायदा लगेगा, बाकी के 5 जुमलों में ये कायदा नहीं लगता, सिर्फ पहले वाले जुमले। और पहले वाले जुमले को क्या कहते हैं? अफर्मेटिव। तो ये कायदा प्रेजेंट सिंपल में तो लगता है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल के सिर्फ और सिर्फ पहले वाले अफर्मेटिव के जुमले में लगेगा कायदा। और तीसरी शर्त यह है कि अफर्मेटिव के जुमले में भी ये कायदा तब लगता है जब अफर्मेटिव जुमले का सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नेम हो, किसी एक इंसान का नाम हो। इन 4 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट होगा तो ये कायदा लगेगा।
ये बात याद रखिएगा। कायदा क्या है आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कायदा लगता कहाँ है। कायदे की 3 शर्तें हैं कि प्रेजेंट सिंपल में लगेगा सिर्फ, और प्रेजेंट सिंपल के भी 6 जुमलों में से सिर्फ और सिर्फ पहले वाला जुमला जो है ना, ये अफर्मेटिव, इसमें ये कायदा लगेगा। और अफर्मेटिव के जुमले में भी ये कायदा तब लगेगा जब आपका अफर्मेटिव का सब्जेक्ट जो है ही, शी, इट और सिंगुलर नेम होगा, तो ये कायदा लगेगा। वैसे आपको पता है सब्जेक्ट ये सब होते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम होगा तो ये कायदा नहीं लगेगा। अब कायदा क्या है? कायदा ये है कि प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव के जुमले का जब सब्जेक्ट ही या फिर शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नेम होगा तो हम वर्ब के साथ, इस वर्ब के साथ या तो ईएस लगाएंगे या आईएस लगाएंगे या एस लगाएंगे। ये कायदा है कि हम वर्ब के साथ या तो ईएस लगाएंगे या आईएस लगाएंगे या फिर एस लगाएंगे। जैसे कि एक वॉश एक वर्ब है, अब इसके साथ यहां पर लगेगा वॉशेस, क्राई, क्राइस, यहाँ पर आईएस लगा दिया, ड्रिंक, ड्रिंक्स, यहाँ एस लगा दिया। वर्ब के साथ या तो ईएस लगता है या आईएस लगता है या एस लगता है। अब समझना ये कि किन वर्ब के साथ हम ईएस लगाएंगे और कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ हम आईएस लगाएंगे और कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ हम लोग एस लगाएंगे। ये चीज समझना जरूरी और ये बहुत आसान है। अब किस वर्ब के साथ ईएस लगेगा? हर वो वर्ब जिसके आखिर में अगर ये अल्फाज आ जाएं, CH, SH, O, SS, X, अगर कि कोई भी वर्ब जिसके आखिर में ये अल्फाज आ जाते हैं आप हमेशा ईएस लगाएंगे। जैसे कि ये 2 वर्ब देखिए, टीच और वॉच, ये दोनों वर्ब हैं। टीच एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पढ़ाना, ठीक है, और इस वर्ब के आखिर में क्या आ रहा है देखें, CH। तो कोई भी वर्ब जिसके आखिर में CH आ जाए तो ईएस लगेगा, तो टीच से बन जाएगा टीचेस। आप इसके साथ आईएस और एस नहीं लगा सकते, उसकी वजह आपको बता दी है कि आखिर में CH आ रहा है। इसी तरह वॉच, इसके आखिर में भी CH आ रहा है और ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है देखना, तो इसके साथ ईएस लगाएंगे आप। और इसी तरह कोई भी वर्ब जिसके आखिर में SH आ जाए तो वॉश, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है धोना, अभी ईएस लगेगा, वॉशेस बन गया। फिनिश, इसके आखिर में भी SH आ रहा है, फिनिश का मतलब होता है खत्म करना, तो फिनिश से फिनिश है। इसी तरह कोई भी वर्ब जिसके आखिर में O आ जाए, जैसे कि गो से बना गोस, आखिर में O था तो ईएस लगा दी। और इसी तरह डू है, इसका मतलब होता है करना, तो डू से बनेगा डस। इसी तरह कोई भी वर्ब जिसके आखिर में SS आ जाए, जैसे कि प्रेस एक वर्ब है जिसका मतलब होता है दबाना, प्रेस द बटन या फिर प्रेस द क्लोथ्स, कपड़ों को इस्त्री करना, ईएस लगाएंगे क्योंकि SS आ रहा है। ईएस प्रेस से बना प्रेसेस। मिस एक वर्ब है, मिस करना, याद करना किसी को, तो मिस से बनेगा मिसेस। और इसी तरह कोई भी वर्ब जिसके आखिर में एक्स आ जाए, जैसे कि फिक्स, तो फिक्स से बना फिक्सेस। और इसी तरह मिक्स से बना मिक्सेस। तो याद रखिए ईएस किसके साथ लगेगा? कोई भी वर्ब जिसके आखिर में अगर CH आ जाए, SH आ जाए, O आ जाए, SS आ जाए, X आ जाए, आप उनके साथ ईएस लगाएंगे, जैसे आपको एग्जांपल्स दी। अब ईएस का पता चल गया। अब आईएस किन वर्ब्स के साथ लगता है? आईएस उन वर्ब के साथ लगेगा जिसके आखिर में Y हो और Y से पहले, लेकिन शर्त यह कि Y से पहले कॉन्सोनेंट हो। अब ये कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? ये देखें ABC के 26 लेटर हैं और ये जो रेड कलर से जो हाईलाइट हुए हैं ना, AEIOU, इसे कहते हैं इंग्लिश में वाउल्स। और इनके अलावा जो होते हैं ना BCDFGHJKL, ये पूरे Z तक, इन 5 को छोड़कर इनके अलावा उनको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट। अगर Y से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए, अगर Y से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए तो हम Y को मिटाते हैं और उस Y की जगह IS लगाते हैं। जैसे कि ट्राई, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कोशिश करना, आखिर में Y आ रहा है, Y से पहले R आ रहा है और R क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो Y को हटा दिया और IS लगा दिया तो बन गया ट्राई से बन गया ट्राइस। इसी तरह क्राई एक वर्ब है, इसका मतलब होता है रोना, चीखना, आखिर में क्या आ रहा है? Y आ रहा है, तो Y को मिटाया, Y से पहले कॉन्सोनेंट है तो Y को मिटाएंगे, IS लगा देंगे। शर्त ये कि Y से पहले कॉन्सोनेंट होना लाजमी है। अगर Y से पहले कॉन्सोनेंट नहीं है बल्कि Y से पहले वाउल्स हैं, AEIOU यानी कि वाउल्स हैं, तो फिर अब Y को मिटाएंगे नहीं, अब Y के बाद सिर्फ S लगा देंगे। जैसे कि ये प्ले एक वर्ब है, इसका मतलब होता है खेलना, इसके आखिर में Y तो आ रहा है लेकिन Y से पहले A वाउल्स आ रहा है, तो हम Y को मिटाएंगे नहीं बल्कि S लगा देंगे, तो प्ले से बनेगा प्लेस। और टॉय खिलौना, ये अगरचे वर्ब नहीं है, एक नाउन है, लेकिन आपको मिसाल समझाने के तौर पर मैंने एग्जांपल दी है। जैसे टॉय, इसका मतलब होता है खिलौना, आखिर में Y आ रहा है, Y से पहले O आ रहा है, O क्या है? वाउल से, तो Y को मिटाएंगे नहीं बल्कि S लगा देंगे, तो टॉय से बन जाएगा ट्वाइस। कौन से ऐसे वर्ब्स हैं कि जिनके साथ हम लोग S लगाएंगे? तो जिन वर्ब के साथ आप ES नहीं लगा सकते, IES नहीं लगा सकते, आप उन वर्ब के साथ S लगाएंगे। जैसे कि ड्रिंक एक वर्ब है, इसका मतलब होता है पीना, अब इसके आखिर में आप ES नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ES के लिए तो शर्त है कोई भी वर्ब जिसके आखिर में CH, SH, X, O, SS आ जाए। ड्रिंक के आखिर में ना तो SH आ रहा है, ना CH आ रहा है, ना X आ रहा है, ना O आ रहा है, तो पता चला ES तो नहीं लगेगा।
और IES भी नहीं लगा सकते, क्योंकि IES के लिए शर्त ये है कि कोई भी वर्ब जिसके आखिर में Y, उस वर्ब के आखिर में Y होना लाजमी। Y भी नहीं आ रहा, तो बाकी क्या बचा S, तो ड्रिंक से बन जाएगा ड्रिंक्स। इसी तरह ईट देखिए, ES नहीं लग सकता, ना तो CH आ रहा है, सच कुछ भी नहीं आ रहा, ES की कंडीशन ही नहीं पाई जा रही, ES नहीं लगेगा। IS भी नहीं लग सकता क्यों आखिर में Y भी नहीं आ रहा, बचा क्या S, ईट से बनेगा ईट्स। अब एक जुमला मैं आपको देता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। ये प्रेजेंट सिंपल है। क्यों, आपने कैसे पहचाना ये प्रेजेंट सिंपल है? क्योंकि यहां पर आई सब्जेक्ट है और टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है टॉट, थर्ड फॉर्म टॉट होती है, और फोर्थ फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा देंगे तो वो टीचिंग बन जाएगा। आई टीच इंग्लिश, ये प्रेजेंट सिंपल है। ये जुमला बिल्कुल ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आई सब्जेक्ट की जगह ही सब्जेक्ट ले आता हूँ, ठीक है, अब हो जाएगा ही टीच इंग्लिश। मुझे बताइए कि ये जुमला ठीक होगा? नहीं, अब ये जुमला ठीक नहीं है। ये टेंस प्रेजेंट सिंपल है, सब्जेक्ट ही हो गया, टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट इंग्लिश हो गया। ये तो प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला, ये देखें, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब प्रेजेंट सिंपल है और अफर्मेटिव का जुमला है और सब्जेक्ट भी ही है, तो वर्ब के साथ कायदा लगेगा। वर्ब के साथ आप या तो ES लगाएंगे या S लगाएंगे या फिर IES लगाएंगे। तो ये, अब मुझे यहाँ पर बताइए कि ये वर्ब के साथ आप IES लगाएंगे, ES लगाएंगे या S लगाएंगे? ES लगाएंगे, क्योंकि ये वर्ब टीच, इसके आखिर में CH आ रहा है। कोई भी वर्ब जिसके आखिर में अगर CH आए तो ES लगता है, टीच से बनेगा टीचेस, ही टीचेस इंग्लिश। अब ये जुमला ठीक है। इसी तरह अगर आई क्राई, मैं रोता हूं, अब ये प्रेजेंट सिंपल है। देखिए कैसे पहचाना आपने, सब्जेक्ट आई हो गया और ये क्राई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। और आपको जो स्टेप नंबर 2 में बताया जा रहा था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो वहां पर आपको बताया था जुमला सब्जेक्ट के बिना भी बन सकता है, जुमला ऑब्जेक्ट के। यहाँ देखें जुमला ऑब्जेक्ट के बिना बन रहा है। जुमला उसे कहते हैं जब बात करने वाला बात कहे आपको समझ आ जाए। मैं रोता हूं, आपको बात समझ आ गई ये जुमला है, तो जुमला ऑब्जेक्ट के बिना भी बन सकता है, जुमला सब्जेक्ट के भी बिना बन सकता है, लेकिन जुमला वर्ब के बिना नहीं बन सकता। तो आई क्राई जुमला ठीक है, लेकिन आई की जगह अगर मैं शी जब सब्जेक्ट लाता हूं, अब मुझे बताएं शी क्राई, ये जुमला ठीक होगा? शी क्राई ये जुमला गलत है, क्योंकि कायदा लगेगा स्पेलिंग रूल्स जो अभी आपको बताया। अब मुझे बताएं इसके साथ ES लगाएंगे, IES लगाएंगे या S लगाएंगे? आप इसके साथ IES लगेगा, क्योंकि आखिर में Y आ रहा है और Y से पहले कॉन्सोनेंट है, तो क्राई से ये क्राइस बन जाएगा, शी क्राइस। अब ये ठीक है। इस तरह आपने प्रेजेंट सिंपल का भी पहला जुमला बनाना सीख लिया। अब जाकर स्टेप नंबर 6 आपने कंप्लीट किया। स्टेप नंबर 6 क्या था कि आपने हर टेंस में पहला पहला जुमला बनाना है। अब आपने तमाम टेंसेस के पहले पहले जुमले बनाना सीख लिए हैं। अच्छा, ये पहला पहला जुमला ऐसे नहीं बनाना सीख लिया, स्टेप बाय स्टेप आपने चीजें समझी हैं। आपको सबसे पहले 12 टेंसेस के नेम्स को याद करना है। फिर स्टेप नंबर 2 में आपको बताया गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। फिर वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं, वर्ब की 4 फॉर्म्स को पूरे 12 टेंसेस से अंदर तकसीम करना सिखाया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड। आपको वर्ब की फॉर्म से तो आपको टेंसेस आसानी से याद हो सकते हैं। उसके बाद आपका स्टेप नंबर 5 में आपको हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बताया गया। हर टेंस के अपने हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। आपको ये 2 चीजें याद होनी चाहिए, हर टेंस की फॉर्म ऑफ वर्ब्स, कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म्स आती है और कौन से टेंस का कौन सा हेल्पिंग वर्ब्स है, तो आपको टेंसेस आसानी से याद हो जाएंगे। फिर जाके स्टेप नंबर 6 में आपको तमाम टेंसेस के पहले पहले जुमले बनाने सीखे। अब इंशाल्लाह हम डे 2 में सीखेंगे स्टेप नंबर 7, यानी कि बाकी के 5 जुमले कैसे बनाए जाते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।